नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बेयर एक्ट पर चर्चा कर रहे थे और उसमें केंद्रीय जितने भी अनुच्छेद हैं संघ से संबंधित उनको देख लिए थे और हम भाग 6 यानी कि राज्य से संबंधित राज्य विधायिका से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनको देखना था, तो आज उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के अनुच्छेदों को। भाग 6 जिसमें राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है। 153 से लेकर 161 तक राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है, जिसमें 153 में ये बताया गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल का एक पद होगा। 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और उसी प्रकार 156 में बताया गया है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी। 157 में बताया गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं या अहर्यताएं क्या होंगी। उसी प्रकार 158 में बताया गया है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी और 159 में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या लिया जाएगा और 160 में बताया गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि अगर राज्यपाल का पद खाली होता है या फिर कुछ होता है तो उस संदर्भ में क्या प्रावधान होगा, ये 160 में बताया गया है। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति दी गई है, जैसे कि हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा था। उसी प्रकार राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल के लिए ये शक्ति 161 में होती है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और फिर 162 आता है जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, ये प्रावधान दिया गया है। फिर मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 163 में है, यानी कि 163 में बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 64 में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 163 में ही ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का ये 163 में ही किया गया है। अब 165 में राज्य की महाधिवक्ता का प्रावधान है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी होता है। इसी प्रकार 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल के नाम से होगा, इस बारे में प्रावधान है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य, जैसे हमने वहाँ देखा था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देने के लिए का कर्तव्य प्रधानमंत्री को होता है। उसी प्रकार राज्यों के मंत्रिपरिषद की कार्यों की जानकारी राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है, ये उसका कर्तव्य है। 168 में राज्यों के मंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। 168 में विधानमंडल का गठन। 169 में राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। तो ये महत्वपूर्ण है कि 169 में जो है राज्यों के विधान परिषदों का गठन और उसका समापन दोनों 169 में दिया गया है। 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान है। और फिर अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में प्रावधान है। तो 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद की संरचना और फिर 168 में राज्यों की विधान मंडलों का गठन। जैसे वहाँ हमने देखा था 79, 80, 81 वो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में प्रावधान था, वैसे ही राज्यों के संदर्भ में 168, 169, 170 और 171। तो यहाँ पे 168 जो है वो विधान मंडलों के गठन से संबंधित है, 169 विधान परिषदों के गठन या उनके समापन से संबंधित है, 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में जिक्र है। 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्यता क्या होगी,
योग्यता क्या होगी उसके संदर्भ में जिक्र है। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार बताया गया है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार बताए गए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंधित प्रावधान दिया गया है कि एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। ये अनुच्छेद 168 में बताया गया है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 179 के तहत होता है। 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि अध्यक्ष अगर वो अनुपस्थित है तो उसके संदर्भ में जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पदभार संभालेगा तो ये अनुच्छेद 180 के तहत। 181 में बताया गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई संकल्प ऐसा विचाराधीन है उसको हटाए जाने से संबंधित, तो वो पीठासीन नहीं होगा सदन में। 182 में बताया गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उससे संबंधित प्रावधान 183 में है। 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति से संबंधित है। उसी प्रकार 185 में जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 185 में बताया गया है। 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति के वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी है। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के संबंध में उल्लेख है। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है कि वहाँ के विधानमंडल के सदस्य जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 188 में दिया गया है। 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के संदर्भ में दिया है अनुच्छेद 189 में। 190 में स्थानों का रिक्त होना। 191 में सदस्यता के लिए निर्धारिताएँ क्या होंगी इसके बारे में बताया गया है। आगे की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें हम वो अनुच्छेद देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। 196 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन से संबंधित है, यानी कि 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन लगाया गया है। अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 201 पर विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित करता है, तो ये अनुच्छेद 201 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में है। और 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान अथवा अपवादा अनुदान से संबंधित है। और अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। इसी प्रकार 208 में प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, इस बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 211 के तहत विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन से संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना,
इस संदर्भ में प्रावधान किया गया है, यानी कि उसको स्वायत्तता दी गई है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। जैसे कि हमने अनुच्छेद 123 में देखा था कि राष्ट्रपति जब संसद के सदन सत्र में नहीं होते हैं तो एक किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल सदन के सत्र में ना होने पर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय के दिए गए फैसले लिखे जाएंगे और बाद में इन्हीं के अनुसरण इनकी निम्न अदालतें करेंगी। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना ये बताया गया है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन से संबंधित है कि अगर आप स्थायी न्यायाधीश थे तो आप विधि संबंधित कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 224 का जो कि संविधान से संशोधन करके जोड़ा गया, इसमें उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि हाई कोर्ट की रिट वाली जो शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में दी गई है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि सभी जो न्यायालय हैं उनकी जांच करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पावर होगी, ये अनुच्छेद 227 में बताया गया है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण ये बताया गया है। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय से संबंधित प्रावधान है। उसी प्रकार अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अगर ऐसे संसद चाहे तो ये प्रावधान किया जा सकता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सके। अनुच्छेद 233 अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति अनुच्छेद 200 न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के अनुच्छेद 233 के अनुसार की जाएगी। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यीकरण अनुच्छेद 233 का में दिया गया है। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 236 में निर्वचन है। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना ये है। फिर भाग 7 आ जाता है। इसमें केंद्र संबंध जो भाग 7 था इसको निरसित कर दिया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में 239 अनुच्छेद आता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन अनुच्छेद 239 के तहत किया जाएगा, यानी जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ विधानमंडलों के का गठन किया गया है और मंत्रिपरिषद ये दोनों का गठन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 239 का के तहत हुआ है। अनुच्छेद 239 का यानी कि ए ये दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है अनुच्छेद 239 ए में। अनुच्छेद 239 का यानी कि ए बी, इसमें संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 239 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के प्रशासक की शक्ति, यानी कि जैसे राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार केंद्र राज्य प्रदेशों में यानी कि यूटीज़ में
प्रशासक वहाँ का जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 239 खा के तहत। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, जैसे कि दिल्ली का एक उच्च न्यायालय भी है। भाग 9 आ जाता है जो पंचायत से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषाएं दी गई हैं। 243 का में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 243 खा में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 243 गा में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान है। 243 घा में स्थानों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। 243 अंगा में पंचायतों की अवधि आदि से संबंधित प्रावधान है। और 243 चा में सदस्यता के लिए निर्भरताएं या योग्यताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 छा पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। फिर भाग 10 आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसमें 244 अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन, ये असम के संबंध में एक विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 244 का, वहाँ के जनजाति क्षेत्र से संबंधित। भाग 11 ये संघ और राज्यों के बीच संबंधित है। इसमें अध्याय 1 जो है वो विधायी संबंध से संबंधित है। 245 में अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु से संबंधित है। 246 का में माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी कि जीएसटी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 246 का में उल्लेखित है। यहाँ जानकारी के लिए आपको बताएं कि अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में उपबंध है, ये भाग 11 के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 256 से 263 तक ये केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के में प्रावधान है, ये भी भाग 11 के अंतर्गत आता है। और फिर 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान है, ये भाग 12 के अंतर्गत आता है। तो 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध, 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान है। तो आइए उनको विस्तार से देखते हैं। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 249। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति संबंधित है, अनुच्छेद 251। 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 252 में दिया गया है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 253 में। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी विषय पर संसद भी कानून बनाता है और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाता है और उनमें असंगति होती है तो क्या होगा, ये अनुच्छेद 254 में बताया गया है। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, यह अनुच्छेद 255 में है। फिर भाग 2 आता है इसका प्रशासनिक संबंध, जैसे कि मैंने बताया था अनुच्छेद 256 से 263 तक ये प्रशासनिक संबंध केंद्र प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, जिसमें 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 261 में दी गई हैं। जल संबंधी विवाद अनुच्छेद 262 में
अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है। विभाग 12 आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जिसमें अनुच्छेद 264 में निर्वचन दिया गया है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यानी कि कोई भी कर बिना कानून के आरोपित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 265 के तहत हमको शक्ति प्राप्त है, छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा लगाए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित व विनियोजित शुल्कों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा लगाए तथा एकत्र किए गए परंतु राज्यों को सौंपे गए करों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा लगाए तथा एकत्र किए गए परंतु केंद्र व राज्यों के मध्य वितरित करों के संबंध में प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद 271 में केंद्र के प्रयोजनों के लिए कुछ करों तथा कर्तव्यों पर अधिभार से संबंधित है। अधिभार जो होता है वो केंद्र सरकार को ही मिलता है, इसमें बंटवारा नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 268, 69, 70 और 71। तो 68 में क्या कहा गया है कि संघ का कर लगाएगा लेकिन राज्य उन्हें एकत्रित करेंगे और खुद यूज करेंगे। अनुच्छेद 269 में क्या कहा गया है कि संघ कर लगाएगा, उसे एकत्र भी करेगा वही, परंतु राज्यों को सौंप देगा और राज्य ही उसका यूज करेंगे। अनुच्छेद 270 में क्या कहा गया है, संघ कर लगाएगा, उसे एकत्र करेगा, लेकिन संघ और राज्य दोनों आपस में उस कर को बांट लेंगे। यह अनुच्छेद 270 में कहा गया है। और 271 में अधिभार से संबंधित है, जो केवल केंद्र के पास रहता है, राज्यों को इसमें हिस्सा नहीं मिलता है। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित है, यानी कि राज्यों को संघ अनुदान जो देता है वो अनुच्छेद 275 के तहत। 277 आता है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित, इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 276 में अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना से संबंधित है। फिर 279 ये माल एवं सेवा परिषद, सेवा कर परिषद से संबंधित है, यानी कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य से संबंधित है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 285 एक होता है, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट प्राप्त होगी, यानी कि जो संघ की संपत्ति होगी देशों में, किसी राज्य में भी आएगी तो वहाँ राज्य उस संघ की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगाएगा। ये अनुच्छेद 285 के तहत उसको छूट प्राप्त है। 289 आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। जिस प्रकार संघ की संपत्ति पर राज्य कर नहीं लगाएगा, उसी प्रकार राज्य की संपत्ति पर संघ भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लगाएगी। ये अनुच्छेद 289 के तहत छूट प्राप्त है इसको। फिर 292 आता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार द्वारा उधार किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? अनुच्छेद 292 तहत उसको छूट प्राप्त है कि वो उधार ले सकता है। अनुच्छेद 293 के तहत जो राज्य उधार लेते हैं उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 293 में दिया गया है। और फिर 297 आता है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ की संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, यानी कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, मग्न तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे मूल्यवान चीज़ों या वहाँ पे जो भी हम कुछ पेट्रोलियम वगैरह खोज करते हैं तो उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो इससे संबंधित जो शक्ति है वो अनुच्छेद 297 में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है 300 का विधि की प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी कि इसमें
व्यक्तियों, ये यही संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 231 के पहले अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार था। इसको वहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 का मिला दिया गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार है कि वे आपको कानून के बिना आपकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आपका मूल अधिकार नहीं है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 300 फिर इसमें 12 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस ये जो हैं ये 312 के तहत ही हैं। अनुच्छेद 312 के बाद आता है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के संदर्भ में प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है, 315 में किया गया है। 316 में उन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंधित प्रावधान है। 315 के बाद फिर आता है 323 ए में 323 में तो लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन है। 323 से यहाँ अधिकरण आ जाता है, इसको संविधान से संशोधन करके भाग 14 का में जोड़ा गया अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। तो 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण है। 323 खा के तहत यानी 323 बी के तहत अन्य विषयों के लिए अधिकरण का गठन किया जा सकता है। तो 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधान है। 323 खा के तहत अन्य विषयों के यानी प्रशासन के अलावा अन्य विषय से संबंधित ट्रिब्यूनल अगर गठित करना है तो 323 खा के तहत गठित किया जा सकता है। 324 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, निर्वाचन आयोग के गठन के संबंधित प्रावधान है। 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार मतदान प्रणाली के आधार पर होगा, ये बताया गया है। और फिर अनुच्छेद आता है 345, यहाँ राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 330 बीच में एक वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद छूट रहा है, जिसमें लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसी प्रकार 332 में राज्य विधानसभा में SC ST हेतु स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। फिर आता है 338 जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। फिर 338 ए आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान उसमें है। और फिर 338 बी आता है जो बाद में संविधान से संशोधन करके ही जोड़ा गया है, अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आयोग से संबंधित है। तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 बी अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आयोग से संबंधित है। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण हो, इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित है। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है, यानी किसी राज्य की एक राजभाषा हो सकती है या फिर एक से अधिक भी हो सकती है, जैसा वो उचित समझे। फिर 345 के बाद 346 आता है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद 346 में बताया गया है। 347 के तहत किसी राज्य की जनसंख्या या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 347 में। 348 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज होगी और जो वहाँ पे अधिनियम या नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी भाषा क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 348 में। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने के प्रावधान किया गया है। 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास का काम किया जाएगा।
352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, यह अनुच्छेद 353 में बताया गया है। 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना, यह अनुच्छेद 354 में है। 355 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा, यानी कि संघ का कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के संबंध में प्रावधान है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर ये लगाया जाता है। अनुच्छेद 357 में बताया गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार होगा, यह अनुच्छेद 357 में बताया गया। 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यह अनुच्छेद 358 के तहत होता है। अनुच्छेद 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों यानी कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, यानी अनुच्छेद 359 के तहत आपके जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित कर दिए जाएंगे आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है जो आज तक भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद 361A में संसद और राज्यों की विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। 365 में फिर संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या होगा कि राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 365 के तहत प्रावधान है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है, जिसमें 371 में का से लेकर यहाँ तक विभिन्न प्रावधान हैं राज्यों से संबंधित है। इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि 371 का में नागालैंड से संबंधित विशेष उपबंध है, खा में असम से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 गा में मणिपुर से संबंधित है। 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य से संबंधित उपबंध है इसमें। 371 अंगा में आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित इसमें प्रावधान है। 371 चा में सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 छा में मिजोरम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 जा में अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। 371 झा में गोवा राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 इया में कर्नाटक राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। फिर आता है 372 जो विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति बने रहना और उनका अनुकूलन, यानी कि जो कानून है वो बने रहेंगे और उनका अनुकूलन किस प्रकार किया जाएगा, यह अनुच्छेद 372 में बताया गया है। फिर आता है 393 संक्षिप्त नाम भाग 22। संक्षिप्त नाम क्या होगा वो अनुच्छेद 393 में है। 94 में प्रारंभ है। 95 निरसन है, इसका ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार क्योंकि 95 में बताया गया था कि जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बारे में प्रावधान था, लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो ये 395 निरसित कर दिया गया। तो इसमें हमने सारे अनुच्छेदों को कवर कर लिया है। आप इसको एक दो बार जितना भी हो मल्टीपल टाइम्स इसको आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फिर गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस QR कोड की स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको अपडेटेड रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उपस्थित होंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ।